Welcome to Agro Academy, online learning platform, a credible, reliable and affordable learning space for agriculture aspirants. साथियों, ये हमारी सुंडा सीरीज की 12वीं क्लास है। इसके पहले की सभी क्लास प्लेलिस्ट से जरूर देखें और क्लास की पीडीएफ को एग्रो एकेडमी के वेब पोर्टल से डाउनलोड कर लें। और विमल सर ने पिछले 11 क्लास का कंबाइंड टेस्ट कल लाइव कर दिया है, सुंडा 360 टेस्ट 1। ये सभी के लिए फ्री है, तो पोर्टल पे जाके जरूर से अटेम्प्ट करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फसलों पर बात करेंगे, मूंगफली, सोयाबीन और सरसों। घी। और ये तीनों ही फसलें परीक्षा के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी हैं। तो कहाँ से शुरू करें? मूंगफली से करते हैं। हाँ, मूंगफली से शुरू करते हैं। ग्राउंडनट, इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे इसे पीनट, अर्थनट या मंकी नट भी कहते हैं। पीनट, अर्थनट, मंकी नट, ठीक है। और इसका बोटैनिकल नाम? इसका वानस्पतिक नाम है एरेक्सिस हाइपोजिया। अराचिस हाइपोजिया। ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, सही कहा मैंने? बिल्कुल सही। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से है और ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब स्वपरागित फसल है। अच्छा, और इसका फोटोसिंथेटिक पाथवे? ये एक C3 प्लांट है और अगर फोटो पीरियड की बात करें तो ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट। और इसकी उत्पत्ति मतलब ओरिजिन कहाँ हुई? इसकी उत्पत्ति हुई ब्राजील में, और ये एग्जाम में याद रखना बहुत जरूरी है, ओरिजिन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल। अब इसके आर्थिक महत्व पर आते हैं। दानों में तेल और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? देखिए, दानों में जो तेल की मात्रा है, ऑयल कंटेंट इन कर्नल्स, वो है 45%। 45%? जी। और जो प्रोटीन की मात्रा है वो है 26%। इन दोनों वैल्यूज को कंफ्यूज नहीं करना है। 45 तेल, 26 प्रोटीन। सही। और तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है? मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कंटेंट होता है 7.30%। ये भी काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा है। इसके फल को क्या कहते हैं? इसके फल को पॉड या नट कहते हैं, मतलब फली। और इसमें एक बहुत ही यूनिक चीज होती है, गाइनोफोर। उसे क्या कहते हैं? हाँ, जाइनोफोर ऑफ ग्राउंडनट, उसे पेग कहा जाता है। पेग। और इसी से जुड़ी वो प्रक्रिया है। पेगिंग, बिल्कुल। प्रोसेस वेयर ओवरी एंटर्स सॉइल, उसे पेगिंग कहते हैं। अंडाशय की मिट्टी में प्रवेश करने की प्रक्रिया। ये अवस्था कब आती है? ये बहुत पूछा जाता है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है। पेगिंग स्टेज आती है बुआई के 55 दिन बाद, मतलब 55 डेज आफ्टर सोइंग। ये न्यूमेरिकल सीधे AFO मेंस में क्वेश्चन बन चुका है। 55 डेज। अच्छा, कौन सी किस्मों की उपज सबसे ज्यादा होती है, फैलने वाली या गुच्छे वाली? हाईएस्ट यील्डिंग टाइप जो है वो स्प्रेडिंग टाइप है, यानी फैलने वाली किस्में। इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? इसके लिए हल्की रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी, मतलब लाइट सैंडी या सैंडी लोम सॉइल सबसे अच्छी होती है। और बुआई की गहराई? डेप्थ ऑफ सोइंग रखी जाती है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और बुवाई का सही समय? जनरल स्विंग टाइम जो है वो मई का आखिरी हफ्ता से लेकर जून का पहला पखवाड़ा तक होता है। ठीक है। स्पेसिंग कितनी रखते हैं इसमें? और जनरल स्पेसिंग रखते हैं 30/10 सेंटीमीटर। और एक और जरूरी वैल्यू, शेलिंग परसेंटेज, ये कितना होता है? शेलिंग प्रतिशत होता है 70%। ये भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, याद रखना है। 70%। अगर फूलों की संख्या बढ़ानी हो तो कोई केमिकल इस्तेमाल होता है? हाँ, पुष्पन को प्रेरित करने के लिए, मतलब फ्लोरल इनिशिएशन के लिए NAA का छिड़काव करते हैं 40 ppm पर। NAA at 40 ppm। तो इस टेबल का एक छोटा सा रिकैप हो जाए। हाँ, जरूर। तो मुख्य बातें हैं, तेल 45%, प्रोटीन 26%, पेगिंग 55 DAS और शेलिंग 70%। एक लाइन में याद रखने के लिए कुछ? हाँ, एक लाइन बना सकते हैं कि याद रखो, मूंगफली में 45 का तेल, 55 पे पेग। ये 2 वैल्यू तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। बढ़िया। अब एरिया और प्रोडक्शन की बात करते हैं। दुनिया में क्या स्थिति है? देखिए, वर्ल्ड एरिया में मतलब क्षेत्रफल में इंडिया नंबर 1 पर है, उसके बाद चाइना, फिर नाइजीरिया। एरिया में हम नंबर 1 पर है, पर प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन में कहानी बदल जाती है। वर्ल्ड प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पर है, फिर इंडिया और फिर नाइजीरिया। ऑप्शन में यहीं पर गलती करवाते हैं। अच्छा, मतलब एरिया हमारा ज्यादा पर प्रोडक्शन चीन का। और भारत के अंदर क्या स्थिति है? भारत में एरिया में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु। और प्रोडक्शन? इंडिया में प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 पर है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात हुआ। जी,
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है गुजरात, लेकिन अगर हम उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो तमिलनाडु की सबसे ज्यादा है, लगभग 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो इस टेबल का रीकैप क्या होगा? विश्व में एरिया में भारत, उत्पादन में चीन। भारत में उत्पादन में गुजरात, पर उत्पादकता में तमिलनाडु। याद रखो, गुजरात का उत्पादन सबसे ज्यादा। बिल्कुल साफ है। अब इसके वर्गीकरण पर आते हैं, बंच और स्प्रेडिंग टाइप। हाँ, बंच या इरेक्ट टाइप जो है वो है ए हाइपोजया वार फैस्टिजियाता, और इसमें सुषुप्तावस्था या डॉर्मेंसी नहीं होती, ये नॉन डॉर्मेंट है। और दूसरा स्प्रेडिंग टाइप। स्प्रेडिंग या ट्रेलिंग टाइप है ए हाइपोजया वार प्रोकम्बेंस, इसमें 2 से 2.5 महीने की डॉर्मेंसी होती है। तो इस डोमेंसी को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? डॉर्मेंसी ब्रेकिंग के लिए या तो हाई टेम्परेचर स्टोरेज करते हैं या फिर एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन 0.7% पर। ये केमिकल का नाम और कॉन्सेंट्रेशन दोनों जरूरी हैं। जी, एग्जाम के लिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अब कुछ किस्मों, बीज दर और पोषण की बात कर लेते हैं। बंच टाइप वैरायटीज हैं ज्योति और TMV2। स्प्रेडिंग टाइप में चंद्रा, TMV1 और RS1 प्रमुख हैं। टाइप है AK10। इनकी बीज दर में भी फर्क होगा? बिल्कुल। बंच टाइप की सीड रेट है 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर और स्पेसिंग 30 बाय 10 सेंटीमीटर। और स्प्रेडिंग टाइप की? स्प्रेडिंग टाइप की बीज दर कम लगती है, 60 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर, और स्पेसिंग ज्यादा होती है, 45 बाय 15 सेंटीमीटर। नाइट्रोजन के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? बेस्ट नाइट्रोजन सोर्स है अमोनियम सल्फेट। और एक बहुत जरूरी चीज, जिप्सम, वो कब और कितना डालते हैं? जिप्सम एप्लीकेशन करते हैं 250 किलो प्रति हेक्टेयर प्री फ्लावरिंग स्टेज पर, यानी लगभग 30 DAS पर। और ये क्यों जरूरी है? ये पॉड बनने के लिए, दानों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस टेबल का एक क्विक रिकैप। बंच टाइप की बीज दर 80 से 100 किलो, स्प्रेडिंग की 60 से 80 किलो और जिप्सम 250 किलो प्रति हेक्टेयर। याद रखो, जिप्सम मतलब कैल्शियम, जो पॉपिंग रोकता है। ये क्यों होता है? पॉपिंग का मुख्य कारण है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी, और अगर पत्तियां पीली पड़ जाएं तो? येलोइंग ऑफ लीव्स होती है आयरन डेफिशिएंसी, यानी लोहे की कमी से। दानों में कभी कभी कड़वापन आ जाता है? हाँ, बिटरनेस ऑफ कर्नल, ये एफ्लाटॉक्सिन की वजह से होता है। ये एस्पेरिलस फ्लावर्स नाम की फंगस बनाती है। इससे बचने के लिए भंडारण में कितनी नमी होनी चाहिए? सेफ मॉइस्चर लेवल फॉर स्टोरेज है 8%। ये वैल्यू IBPS AFO में पूछी जा चुकी है। सिर्फ 8%? ठीक है। कुछ बीमारियां भी हैं इसमें। रोजेट डिजीज? रोजेट डिजीज एक वायरस से होती है और इसका वेक्टर है एफिड्स। और बड नेक्रोसिस? बड नेक्रोसिस का कारण है थ्रिप्स। इसका सबसे मुख्य कीट कौन सा है? मेजर पेस्ट है व्हाइट ग्रब। ठीक है, तो ये मूंगफली के बारे में काफी जानकारी हो गई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ, एग्रो एकेडमी ने IBPS FO फाउंडेशन बैच आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकता है विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कंपटीशन से आगे रहने के लिए अभी ज्वाइन करें। डिटेल्स टेलीग्राम पर देखें। चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन, जिसका बोटानिकल नाम है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन को तो वंडर क्रॉप भी कहते हैं। जी, इसे वंडर क्रॉप या येलो ज्यूअल भी कहते हैं, और इसका कारण है इसका प्रोटीन कंटेंट। कितना होता है प्रोटीन? इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 42% होती है, जो कि लाइसीन में बहुत रिच होता है। 42%? और तेल? ऑयल कंटेंट होता है लगभग 20%। इसकी उत्पत्ति भी चीन में ही हुई है ना? हाँ, इसका ओरिजिन भी चाइना है और ये भी लेग्यूमिनेसी फैमिली का C3 प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, इसकी कुछ मशहूर किस्मों के नाम बताएंगे? इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज में ब्रैग, ली, केंट, क्लार्क 63 काफी पॉपुलर हैं, और इंडियन वैरायटीज में शिलाजीत, आलंकार, अंकुर और पंजाब 1। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन स्टेट है मध्य प्रदेश, इसीलिए इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश, लेकिन प्रोडक्टिविटी में भी वहीं आगे है। नहीं, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी स्टेट है आंध्र प्रदेश, जहां 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी ज्यादा उपज होती है। अच्छा, ये पैटर्न मूंगफली जैसा ही है। अब इसके बीज और बुवाई पर आते हैं, जहां से बहुत सवाल बनते हैं। हाँ, इसका सोइंग टाइम है जून का तीसरा हफ्ता से जुलाई का पहला पखवाड़ा। स्पेसिंग है 45 से 60 बाय 15 से 20 सेंटीमीटर। और बुवाई की गहराई, ये बहुत खास है इसमें। जी, सोइंग डेप्थ सिर्फ 3 सेंटीमीटर, ये बहुत जरूरी है। और बीज दर कितनी लगती है? सीड रेट है 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर में कितने पौधे होने चाहिए?
प्लांट पॉपुलेशन होनी चाहिए 3 से 4 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर। तो इस टेबल का रिकैप क्या होगा? इसका रिकैप है बीज दर 70-80 kg और पौधे की संख्या 3-4 लाख प्रति हेक्टेयर। और याद रखो, सोयाबीन की गहराई सिर्फ 3 सेंटीमीटर। अब आते हैं खरपतवार प्रबंधन पर। सबसे क्रिटिकल पीरियड कौन सा है? क्रिटिकल पीरियड फॉर वीड कंपटीशन है 30 to 40 DAS, यानी बुआई के 30 से 40 दिन बाद। बुआई से पहले कौन सा हर्बिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं? PPR हर्बिसाइड है फ्लूक्लोरेलेन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और बुआई के बाद अंकुरण से पहले? प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है एलाक्लोर या मेट्रिब्यूजिन 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर। और अगर खरपतवार बाद में उगाएं? अर्ली पोस्ट इमर्जेंस के लिए इमाज़ेथापिर का इस्तेमाल करते हैं 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर। बहुत बढ़िया। तो ये सोयाबीन की बात हुई। अब चलते हैं हमारी तीसरी फसल सरसों पर। सरसों या राई, ब्रेसिका स्पीशीज। यहाँ कुछ रैपिड फायर एग्जाम लाइन्स हैं। शुरू करते हैं। सरसों में तीखापन क्यों होता है? पंजेंसी इन मस्टर्ड होती है आइसोथायोसाइनेट के कारण। तो ये ग्लूकोसिनोलेट्स स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जी, ग्लूकोसिनोलेट से गॉइटर या घेंगा रोग हो सकता है। तो क्या सरकार ने इसकी कोई सीमा तय की है? हाँ, गवर्नमेंट फिक्स्ड अपर लिमिट है 0.50%। ठीक है। अब इसकी किस्मों की बात करते हैं। इंडियन मस्टर्ड यानी राई की कौन सी किस्में हैं? प्रमुख किस्में हैं क्रांति, वरुणा जिसे T59 भी कहते हैं, पूसा बोल्ड और RH30। एक किस्म है पूसा जय किसान, ये बहुत खास है ना? हाँ, पूसा जय किसान जिसका दूसरा नाम बायो 902 है। ये ब्रासिका जूनसिया की पहली वैरायटी है जिसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया था। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जी, और भारत की पहली हाइब्रिड सरसों कौन सी है? NRC HB 506। ये भारत की पहली हाइब्रिड सरसों है जिसे DRMR भरतपुर ने विकसित किया। अब आते हैं 00 वैरायटी पर। इसे कैनोला भी कहते हैं। ये क्या है? 00 वैरायटी या कनोला में यूरेसिक एसिड 3% से कम और ग्लूकोसिनोलेट 30 माइक्रोमोल प्रति ग्राम से कम होता है। मतलब दोनों हानिकारक तत्व बहुत कम होते हैं, इसीलिए ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। बिल्कुल। अब GM सरसों की बात करते हैं। GM मस्टर्ड। हाँ, इसका नाम है DMH11। जी, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बार्नेस बारस्टार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया है। और ये किस चीज के प्रति टॉलरेंट है? ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, यानी HT। और इसकी पैदावार? यील्ड एडवांटेज है लगभग 30% ज्यादा। इसकी बीज दर? इसकी सीड रेट है सिर्फ 5 किलो प्रति हेक्टेयर। और सरसों की कुछ प्रमुख बीमारियां? मेजर डिजीजेज हैं ऑल्टरनेरिया ब्लाइट, व्हाइट रस्ट जो एल्बोगो कैंडिडा से होती है, डाउनी मिल्ड्यू और स्क्लेरोटिनिया स्टेम रॉट। इसमें से सबसे जरूरी कौन सी है एग्जाम के लिए? व्हाइट रस्ट सरसों की एक प्रमुख बीमारी है, एग्जाम में याद रखना। ठीक है, तो हमने तीनों फसलें कवर कर ली हैं। अब एक फाइनल क्विक रिवीजन हो जाए सारे जरूरी आंकड़ों का। हाँ, जरूर। तो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्विक रिवीजन। मूंगफली में तेल 45%, प्रोटीन 26%, शेलिंग 70%, पेगिंग 55 DAS और जिप्सम 250 kg है। सोयाबीन में? प्रोटीन लगभग 42%, तेल लगभग 20% और बीज दर 70-80 kg। और सरसों? सरसों में बीज दर 5 किलोग्राम और कैनोला में इरुसिक एसिड 3% से कम। और वो कौन सी वैल्यूज हैं जो बार बार एग्जाम में आती हैं? सबसे हाई प्रायोरिटी? सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हाई प्रायोरिटी वैल्यूज हैं। पहला, मूंगफली में तेल और प्रोटीन प्रतिशत यानी 45% और 26%। दूसरा पेगिंग स्टेज 55 DAS। तीसरा, सोयाबीन में प्रोटीन और तेल प्रतिशत लगभग 42% और अबाउट 20%। और चौथा, पॉपिंग का कारण जो है कैल्शियम की कमी। पांचवा, पूसा जय किसान जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनी है। और आखिरी, और छठा, सरसों का तीखापन आइसोथायोसाइनेट। ये तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते ही हैं। बहुत बढ़िया, ये एक बेहतरीन रिवीजन था। क्लास PDF रिवाइज करें और ऑडियो को रिटेंशन के लिए रीप्ले करें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। NR सुंडा बुक्स का कंप्लीट रिवीजन हम डेली साथ में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।